नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सुबह से आप टेलीविज़न पर्दों के ज़रिए तमाशा देख ही रहे हैं। ख़ास तौर से जो पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर है, वहाँ पर। और ये तमाशा क्यों हो रहा है, ये भी जानने और समझने की ज़रूरत है। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। जब हम बात कर रहे हैं 13 फरवरी को, इसके ठीक 1 महीना बाद यानी 10 से 15 मार्च के बीच या 10 से 20 मार्च के बीच अगली लोकसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो रहा होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीना पहले, डेढ़ महीना पहले ये जो फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है कुछ तथाकथित किसान संगठनों ने, जिनको मैं किसान संगठन भी मानने को तैयार नहीं हूं, ये एक्चुअल में कुछ विदेशों में बैठी हुई ताकतों और कुछ यहाँ भारत में इसी तरह की आजकल नकारात्मक राजनीति में लिप्त पॉलिटिकल जमात के दलाल मानता हूं। ये मोटी रकम पकड़ते हैं, कभी विदेशों से, कभी अमेरिका में बैठे लोगों से, कभी कनाडा में बैठे हुए लोगों से, कभी दूसरे देशों में बैठे हुए अराजक तत्वों से, देश विरोधी ताकतों से। कभी पॉलिटिकल पार्टियां इनका टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, इनको भेंट पूजा चढ़ाती है और इसके बाद ये किसी भी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। जब इनका हेतु पूरा हो जाता है, यानी सरकार को बदनाम करने का, उसको प्रेशराइज करने का, ये लोग धरना उठा भी लेते हैं। लेकिन हमें ये जानना और समझना जरूरी है कि ये जो किसानों के नाम पर दलाली करते हैं, ये जो कभी भी हाईवेज को, एक्सप्रेसवेज को जाम करके धरने के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर ही बैठ जाते हैं और लोगों के जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनको भी अपने पैरों के नीचे कुचलने से बाज नहीं आते हैं। एक्चुअल में ये असली किसान है ही नहीं। असली जो किसान है, वो चाहे देश के किसी भी हिस्से का है। कई बार तो मुझे लगता है कि क्या किसान केवल पंजाब में ही है? क्या किसान केवल हरियाणा या वेस्ट यूपी में ही है? और राज्यों में किसानी ही नहीं होती है, खेती-बाड़ी ही नहीं होती है? या वो क्या उनके पास इतना समय है कि आप शानदार और महंगे ट्रैक्टर, ट्रॉली और उसके पीछे भी लंबी-लंबी ट्रॉली बांध करके और उसको भी डेरे-नुमा एक रूप दे करके और उसमें 6-6 महीने का राशन पानी भर करके और कुछ छिपे हुए हथियार लेकर के आप देश की राजधानी दिल्ली में आकर के पड़ जाएं, डेरे तंबू गाड़ लें और 6-6 महीने तक आप आंदोलन चलाएं, 13-13 महीने तक आप आंदोलन चलाएं। अरे भाई, कैसे किसान हो आप? जो रियल किसान है, उसको तो अपनी खेती-बाड़ी से ही फुर्सत नहीं है। वो तो अपने खेतों से बाहर ही नहीं निकल पाता है। जो उसकी रोजाना की भाग-दौड़ है, जो खेती-बाड़ी में उसका श्रम लगता है, समय लगता है, उसको तो उससे ही फुर्सत नहीं है। उसके पास क्या 6 महीने का राशन पानी लेकर के दिल्ली में आकर के डेरे तंबू गाड़ करके यहाँ पर लजीज व्यंजन खाने का और मस्ती करने का और शाम को दारू की बोतलें खोलने का समय है? पिछला जो 13 महीने का आंदोलन चला था, उसमें भी हमने और आपने देखा है कि किस तरीके से शाम के समय दारू बंटती थी, ट्रकों में भर करके दारू आती थी और दारू बांटी जाती थी। कई तरह के कर्मकांड हुए थे। एक पश्चिम बंगाल से लाई गई युवती के साथ रेप की घटना भी हुई थी। इसके अलावा भी
कई तरह के कांड, एक एक 35 साल के नौजवान को अंग भंग करके, उसके हाथ पैर काट करके, उसकी गर्दन काट करके बैरिकेड पर लटका दिया गया था। किस किस तरह के कांड उस समय नहीं हुए थे। लेकिन इसके बावजूद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दूसरे कारणों से, जिनमें विदेशी ताकतों की चर्चा कर रहा हूं, कि विदेशों से भी इनको फंडिंग होती है, और अब तो ये किसी से दबी छिपी बात है नहीं कि कितनी फंडिंग हुई थी, किन किन ने इनको फंडिंग की थी। जो खालिस्तानी पुट उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आया था, और जो एक खतरनाक संकेत मिल रहे थे कि इस तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ लेकर के ये पन्नू सन्नू एंड कंपनी यहाँ पर एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। केवल पंजाब में नहीं, बल्कि हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, वेस्ट यूपी में भी, और एक गलत दिशा में चीजों को लेकर के जाना चाहती हैं, और किसानों को भड़का करके अपना मनोरथ पूरा करना चाहती है। और जब मैं खालिस्तानी तत्वों की बात करता हूं, पन्नू वगैरह की बात करता हूं, तो इसके पीछे जो ताकतें हैं, उनको भी जानने और समझने की जरूरत है। ये पन्नू किसका खड़ा किया हुआ है? ये पाकिस्तानी मिलिट्री का, जिसको वहां एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और जो आईएसआई है, ये उसका खड़ा किया हुआ है। अगर ये आईएसआई के द्वारा फंडेड ना होता, उनके द्वारा पाला पोसा ना होता, तो ये भगवान राम के दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध ना करता। और जब यहाँ G20 सम्मेलन हो रहा था, उस समय भी ये मुसलमानों को नहीं भड़काता कि आप लोग सड़कों पर उतर जाओ। ये गणतंत्र दिवस के मौके पर भी लोगों का आह्वान नहीं करता कि आप लोग सड़कों पर उतर जाओ, आप विरोध करो। यही तत्व थे पिछले तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान, जिन्होंने लाल किले पर चढ़ करके उसकी अस्मिता और उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया था। आजादी के बाद से हर 15 अगस्त को इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकारी होता है। लेकिन इन लोगों ने ये दुस्साहस किया था, इन्होंने लाल किले पर चढ़कर के वहां एक धार्मिक झंडा फहराने का दुस्साहस किया था। ये तो मोदी सरकार का संयम है कि उसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, वरना वो कृत्य ऐसा था कि जिसने ये काम किया था, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहरता है, उसके बगल में या उसी पोल पर जो एक अलग तरह का झंडा फहराया गया था, उसी समय उसका इलाज होना चाहिए था। लेकिन ये जो इस समय आपको अराजकता दिखाई दे रही है, आप जरा गौर से देखिए, कितने महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें ये पंजाब के अलग अलग हिस्सों से सवार होकर के दिल्ली के लिए चले हैं। कोई कोई गाड़ी तो 50-60 लाख रुपए से ऊपर की है, और कोई भी ट्रैक्टर इनमें 20-25 लाख से कम की कीमत का नहीं है। और जो इनके पहनावे हैं, जो इनकी वेशभूषा है, जरा उससे देखिए कि ये किस तरह के किसान हैं। ये कोई छोटे मोटे और खेतों में काम करने वाले किसान नहीं है, ये तो धन्ना सेठ लगते हैं। और कई बार ये सवाल खड़े भी होते हैं कि इस तरह के जो तत्व हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाते हैं, और जिनका हेतु एक्चुअल में कुछ और है, जिनका छिपा हुआ एजेंडा कुछ और है, इनको बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा है, और इन पर शिकंजे क्यों नहीं कसे जा रहे हैं? जो इतने साधन संपन्न हैं कि अपने ट्रैक्टर लेकर के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके 6-6 महीने
12-12, 13-13 महीने देश की राजधानी में जाकर के डेरे तंबू गाड़ करके लजीज व्यंजन खाते हुए धरने प्रदर्शन कर रहे हों और देश की राजधानी के गले पर एक तरीके से घुटना टेक करके बैठ गए हों और सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हों, देश को और देश के नागरिकों को ब्लैकमेल कर रहे हों, ऐसे लोगों के पीछे कौन-कौन है और उनका असली मकसद क्या है, ये जानने और समझने की जरूरत है। इस बार जो कुछ ये होते हुए हम देख रहे हैं, इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। एक टाइम तो है ये कि 1.5-2 महीने के भीतर देश अगले लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 महीने बाद अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में पंजाब की जो राजनीति है, पंजाब की जो 13 लोकसभा सीटें हैं, इसके अलावा दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में ही रस्साकसी हो रही है कि अगर गठबंधन हो तो कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे और कितनी सीटों पर तुम लड़ोगे। चलो उसका भी निपटारा हो गया। भगवंत मान ने भी और अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि साहब पंजाब में और चंडीगढ़ में तो हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं और हम अकेले लड़ेंगे। यानी वो कांग्रेस को पूरी तरीके से पंजाब से ही धकेल करके निकाल देना चाहते हैं। और जो दूसरी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहां कभी 2 कभी 3 सीटें मिलती रही हैं। गुरदासपुर पठानकोट वाली एक आध सीट और मिलती रही है, अमृतसर भी जीतती रही है वो। इसी तरह अकालीज, उनका भी पहले तो ठीक ठाक सीटें जीतते थे, लेकिन जब से वहां पर आम आदमी पार्टी का उभार हुआ है, वो किनारे लग गए हैं। तो इनका कुल गेम ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब को एक बार फिर गरमाओ, एक बार फिर सुलगाओ, एक ऐसा वातावरण बना दो कि भारतीय जनता पार्टी की भी संभावनाएं खत्म हो जाएं, अकालीज की भी संभावनाएं खत्म हो जाएं और कांग्रेस पार्टी भी पीछे कहीं खिसक जाए, पिछड़ जाए। तो अरविंद केजरीवाल का एक तो ये गेम है कि आप इनको आगे करो, वरना क्या वजह है, भगवंत मान के बयान क्यों आ रहे हैं? अगर ये इन तथाकथित आंदोलनकारियों, अराजक तत्वों के पीछे नहीं है, तो उन्होंने कल बयान दिया कि साहब हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया है। क्यों इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कोई चीफ मिनिस्टर दे रहा है? या आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो पंजाब सरकार का पक्ष आया है इस किसान आंदोलन को लेकर के, जरा उसको भी देख लीजिए कि वो किस तरह का बयान इन्होंने दिया है कि साहब किसानों की केंद्र सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। ये किसान नहीं है, इनको फिर से खड़ा किया गया है, इनको आगे बढ़ाया गया है और इसके पीछे एक पूरी सोची विचारी रणनीति है और एक साजिश है। वरना किसी भी देश में अगर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कौन ऐसा जिम्मेदार किसान संगठन होगा या कोई भी संगठन होगा जो इस तरीके से सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के और 6 महीने का राशन पानी भर करके दिल्ली की देश की राजधानी की तरफ दौड़ना शुरू कर दे। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से इनमें खालिस्तानी तत्व भी हैं और एक चैनल पर तो बाइट आनी शुरू हो भी चुकी थी, जिसको अब काट दिया गया है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर है। वो एक प्रदर्शनकारी जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर लटका हुआ है, रिपोर्टर उससे पूछ रहा है और वो कह रहा है कि हमें तो आजाद पंजाब चाहिए, यानी खालिस्तान चाहिए। और कनाडा में बैठा हुआ जो ये पन्नू है, वो वहां से बैठ करके आह्वान कर रहा है कि तमाम खालिस्तान समर्थक जो हैं वो दिल्ली के लिए कूच करें। तो कौन कौन से तत्व इन अराजक तत्वों के पीछे हैं, ये जरा समझने की और जानने की जरूरत है। अभी मैं अश्वनी उपाध्याय का एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा है कि साहब ये किसान विसान नहीं है,
इनमें जो ये इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो लीडरशिप है इनकी, जो नेता हैं इनके, इनकी आप जांच पड़ताल करा लीजिए, आपको पता लगेगा कोई 500 करोड़ का आसामी है, किसी की 1000 करोड़ की संपत्ति है, किसी के 10 पेट्रोल पंप है, किसी के 20 पेट्रोल पंप हैं, बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं इनके, और किसानों के नाम पर ये राजनीतिक दलों की दलाली करते हैं। कोई 100 करोड़ अगर इनको दे दे, तो ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लाल किले पर ये लोग कब जाकर के कब्जा कर लेते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में एक्चुअल में घटिया कानून है। अगर कानून कठोर हो, अगर पुलिस चार्टर लागू हो कि 1 घंटे के भीतर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, 1 महीने के भीतर जांच पूरी हो, और इसी तरीके से जुडिशियल चार्टर लागू हो, जो न्यायपालिका है, जो अदालतें हैं, वो भी बाध्यकारी हों कि 1 साल के भीतर आपको मुकदमे का निपटारा करना ही करना है। तो ये जितने अराजक तत्व हैं जो बार-बार सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाने लगते हैं, जो आकर के किसी देश की राजधानी को दबोच करके बैठ जाते हैं, वहाँ के लोगों का जीना हराम कर देते हैं, आने-जाने वालों का, व्यापारियों का, नौकरी-पेशा लोगों का, जो औद्योगिक आस्थान है, प्रतिष्ठान है, बहादुरगढ़ के इलाके में पूरा टीकरी बॉर्डर से लगा हुआ पूरा इलाका 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उन औद्योगिक इकाइयों को उठाना पड़ा था, और करीब 2 लाख के आसपास जो वहां सर्विस करते थे, उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया था। कितना बड़ा नुकसान ये देश का कर रहे हैं। तो अगर कठोर कानून बनाए जाएं और ये सारी व्यवस्थाएं की जाएं, अब बड़ी-बड़ी मर्सिडीज के मालिक हैं ये लोग, इनके बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, और 500 से लेकर के 1000 एकड़ तक इनकी जमीनें और बेनामी संपत्ति। कई-कई शहरों में इनके बड़े-बड़े घर मिलेंगे, कोठियां मिलेंगी। जांच पड़ताल करो तो मुंबई में भी, दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, गोवा में भी इनके ठिकाने मिल जाएंगे। अश्वनी उपाध्याय ने इस वीडियो में एक बहुत मार्के की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अगर हमारी सुन लें, तो 2024 में जीतने के बाद वो जो संपत्ति होती है, 50,000 से ऊपर की जो संपत्ति होती है, उसको आधार से लिंक कर दें। अगर ये आधार से लिंक हो जाएगी, तो ये सारे के सारे तथाकथित किसान और किसान नेता नेक्ड हो जाएंगे, निवस्त्र हो जाएंगे। सारी दुनिया को, पूरे देश को पता लग जाएगा कि ये तो करोड़पति, अरबपति हैं और ये धंधा कर रहे हैं। कोई समय नहीं देखते हैं कि इस समय देश में चुनाव का वातावरण है तो शांति रखी जाए। ये समय इस तरह की चीजें उठाने का नहीं है। उस समय भी प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून रद्द कर दिए थे भाई। क्या ये काफी नहीं था कि आप फिर से इन चीजों को लेकर के आ गए? जो महत्वपूर्ण बात उस वीडियो में इन्होंने कही है, उसमें इन्होंने कहा है कि साहब, एक तो भ्रष्टाचारी जो भी है, उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। संपत्ति को आधार से लिंक किया जाना चाहिए। जो कानून को तोड़े, यानी हाईवे जाम करे, एक्सप्रेसवे जाम करे, सड़क को खोद दे, कहीं भी टेंट लगा करके बैठ जाए, ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। और वन नेशन वन पुलिस कोड जो है वो बनाया जाना चाहिए। जो अवैध संपत्ति किसी की भी मिले, 100% संपत्ति को सरकार को जब्त करना चाहिए। इसके अलावा जो अलगाववादी हैं, जो जिहादी हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, ये जो नेक्सस बन गया है इस देश में, इसको खत्म करने की जरूरत है। और जो अराजकता फैलाते हैं समय-समय पर, वो उसको रोकने के लिए भी अब समय आ गया है कि तरीके ढूंढे जाएं
और बहुत कठोर कानून बनाए जाएं। कैश में लेन-देन भी बंद होना चाहिए। ये जितनी अराजकता हम देख रहे हैं, जितने ये आंदोलन हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे काले कारोबार करने वाले या ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके पास काला धन है, वो इसी तरह की एक्टिविटीज में लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मांग कर रहे हैं, इनकी मांग भी मैं आपको आखिर में जाते-जाते बता देता हूं कि इनकी मांग क्या है। ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी 2006 में। प्रधानमंत्री कौन था? सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार थी। 2006 से 2014 तक क्यों नहीं लागू किया? किसने आपके हाथ पकड़ लिए थे? और आज बेशर्मी के साथ आप इस तरह के अराजक तत्वों का, आंदोलनों का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं? जब आप सत्ता में थे, तब आपने वो कानून और सिफारिशें लागू नहीं की। फिर दूसरी मांग इन्होंने की है कि किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी की जाए। यानी किसी ने कितना भी कर्ज ले रखा हो, सब माफ किया जाए। तो भाई किसानों का और मजदूरों का ही क्यों किया जाए? जो बाकी के गरीब हैं, और बहुत सारे राज्यों में तो बहुत बुरा हाल है गरीबी का, तो फिर अलग-अलग वर्ग मांग नहीं करेंगे क्या? जो नौकरी पेशा कर्ज लेकर के घर बनाते हैं, वो मांग नहीं करेंगे क्या हमारे कर्ज भी माफ कर दो? तीसरी मांग इनकी, लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों को इंसाफ और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर सभी दोषियों को सजा की मांग। ये सरकार से मांग कर रहे हैं। आशीष मिश्रा को जो जमानत दी होगी, वो क्या सरकार ने दी है या किसी अदालत ने दी है? इसका मतलब आप अदालत के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं, अदालत को भी मानने को तैयार नहीं, कानून को भी मानने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस रद्द कर किए जाएं। मतलब आपने अगर हिंसा की है, आपने अगर सड़क खोद दी है, बैरिकेड तोड़ दिए हैं, किसी नौजवान की हत्या करके निर्मम तरीके से बैरिकेडिंग पर टांग दिया है, तो वो केस भी आप वापस लीजिए। क्या बात है? फिर कह रहे हैं कि पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। 200 दिन मनरेगा की दिहाड़ी मिले, 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मांग की गई है। फसल बीमा सरकार खुद करे। किसान और मजदूरों को 60 साल होने पर 10,000 रुपया महीना पेंशन दी जाए। अब इस देश में कितने किसान हैं? सब किसानों को 10,000 रुपए की पेंशन दीजिए और विश्व व्यापार संगठन से खेती को बाहर किया जाए। ये जो ड्राफ्ट किए गए हैं इनके लिए कि ये मांग करो, ये मांग करो, ये मांग करो, ये मांग करो, यानी जो मांगे आपकी स्वीकार ही नहीं की जा सकती, जो सीधे किसान और सरकार के अलावा भी और बहुत सारे जिनमें एंगल हैं, और चूंकि खेती किसानी जो है वो राज्य का मसला है, सीधे केंद्र का मसला नहीं है, तो इसकी जो पेचीदगियां हैं, और ये हिंदुस्तान पूरा केवल पंजाब नहीं है या हरियाणा या वेस्ट यूपी नहीं है, हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के 30 से ज्यादा राज्य हैं। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, ये क्यों बनाई जा रही हैं, जरा ये भी हमें सोचने की जरूरत है। अभी 13 फरवरी में बैठे हैं, 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होना है। उनको तलब किया गया है। शराब घोटाले में ईडी के 5 समन के बावजूद ये उपस्थित नहीं हुए थे पूछताछ के लिए, तो ईडी चली गई थी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको समन भेजा है, इनको अपराधी घोषित कर दिया है, इनको अदालत में पेश होना है, इनको ईडी के सामने भी पेश होना है, इनकी गिरफ्तारी भी होनी है। अब आप इसको लिंक कर लीजिए और समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने की
कुचेष्टा कर रहे हैं। और जिस तरीके से भगवंत मान सरकार इनके पक्ष में अब बयान जारी कर रही है, हाई कोर्ट तक में पहुंच गई अपना पक्ष रखने के लिए, और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम लोग, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के सारे लोग जिस तरह की बयानबाजी शुरू कर चुके हैं कि साहब किसानों को रोका जा रहा है। अरे ये किसान नहीं है भाई, ये जरा समझने और जानने की जरूरत है। ये किसानों के नाम पर कौन लोग हैं, जरा इनकी शिनाख्त करने की जरूरत है। तो एक बार फिर डर्टी पॉलिटिक्स इस देश में शुरू की जा चुकी है। लेकिन इस तरह का अराजक माहौल बनाने के बावजूद क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी और जेल जाने से बच जाएंगे? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।